आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 के लिए हम किरण प्रकाशिकी स्टार्ट कर रहे हैं। किरण प्रकाशिकी में इंट्रोडक्शन लेक्चर्स के नाम से हम वे चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कोर्स में सीधी तरह से इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमें जो पोर्शन में रह गया है, लेंसेज जो हमें पढ़ने हैं, वो हम इनके बिना पढ़े नहीं समझ सकते हैं। तो किरण प्रकाशिकी नाम है हमारे चैप्टर का। हम सबसे पहले प्रकाशिकी पे आते हैं। वे सभी परिघटनाएं जो प्रकाश के कारण होती हैं, प्रकाश जिन जिन घटनाओं को प्रदर्शित करता है, उनका अध्ययन हम प्रकाशिकी में करते हैं। जब हम कहते हैं किरण प्रकाशिकी, तो किरण प्रकाशिकी में किरण जो है वह कण से मिलकर बनी है और इसकी विशेषता होती है कि कण की तरह व्यवहार करती है और सीधे पथ पर चलती है। इतनी तेज वेग से चलती है कि जिन कणों से मिलकर बनी होती है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये न्यूटन का कॉन्सेप्ट है। न्यूटन ने प्रकाश के लिए कणिका सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कण से मिलकर बनी है। जिस प्रकार से कण किसी वस्तु से टकरा कर लौट कर ही आएगा, वैसे ही प्रकाश भी इसी प्रकार से करता है। जहाँ उसे रास्ता नहीं मिलता जाने का, वहाँ से वो लौट करके टकरा करके आ जाता है। तो ये किरण प्रकाशिकी हम प्रकाश के कण व्यवहार पर पढ़ते हैं। इसमें हम प्रकाश को एक किरण के रूप में मानते हैं जो कणों से मिलकर के बनी है। बहुत छोटे कण, बहुत तेज़ गति से चलने वाले कण। हालांकि आप सभी को ये थोड़ा ज्ञान होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट था जो न्यूटन ने दिया था कणिका सिद्धांत का, वो फेल हो गया। कुछ टाइम के बाद हमने कुछ ऐसे घटनाएं देखी जैसे व्यतिकरण, जैसे विवर्तन। ये कुछ इस प्रकार की घटनाएं थी जिन्होंने कणिका सिद्धांत को फेल कर दिया। कणिका सिद्धांत के आधार पर हम इनकी व्याख्या नहीं कर सके। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे किरण सिद्धांत के या कण सिद्धांत के आधार पर प्रकाशिकी को हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये कुछ बेसिक्स को क्लियर करने के लिए बड़ी आसान है। आसानी से आप किरण के साथ में जानकारी करना उसको सीख जाते हैं। फिर जब हम टफ कॉन्सेप्ट बताते हैं कि प्रकाश तो भाई कण नहीं है, तरंग है, तो आपको उतनी समस्या नहीं आती है। इसीलिए हम किरण प्रकाशिकी को फेल होने के बाद भी आज भी अपने सिलेबस में रखते हैं, क्योंकि ये आपको किरण का एक आसान सा रूप दिखाता है। इंट्रोडक्शन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जब भी प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है, प्रकाश आपतित हुआ, तो इस प्रकाश की किरण के साथ में 3 घटनाएं घटती हैं जब यहाँ पर ये टकराता है। पहला, इसका कुछ भाग तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस लौटने वाले भाग के कारण ही हम हर वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है और उसे टकराकर हमारी आईज तक, हमारे आंखों की पुतली से होते हुए रेटिना तक पहुंचता है, दिमाग तक सिग्नल्स जाते हैं, तभी हमें उस वस्तु के वहाँ होने का एहसास होता है, वो हमें दिखाई पड़ती है। तो हर वस्तु का दिखाई देने का रीज़न है परावर्तन, और परावर्तन प्रकाश की किरण जब भी कहीं गिरेगी तो आपको होगा, कुछ ना कुछ भाग में ज़रूर होगा। दूसरा जो घटना घटती है वो होती है, अगर ये जो दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, अगर जो दूसरा माध्यम है वह ट्रांसपेरेंट है, वह पारदर्शी है, तो ये जो प्रकाश की किरण है यह उस माध्यम में जा सकती है और इसको हम कहते हैं पारगमन। तीसरा जो परिघटना घटती है वह इस सतह पे घटती है और इस किरण का, क्योंकि यह खुद अपने आप में ऊर्जा है, इसलिए इसका कुछ भाग यहाँ अवशोषित कर लिया जाता है और इस घटना को कहते हैं अवशोषण। ठीक है, तो 3 घटनाएं हो रही हैं। एक हो रही है प्रकाश का परावर्तन, एक हो रही है प्रकाश का अवशोषण और एक हो रही है प्रकाश का बचे हुए हिस्से का पारगमन। जितनी भी तीव्रता प्रकाश लेकर के यहाँ पर आता है, वह किरण जब यहाँ से टकराती है तो उस ऊर्जा का 3 भागों में वितरण हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन हमने बचपन में पढ़ा है और इसके लिए हमने 2 नियम भी पढ़े हैं। अगर आपतन कोण देखा जाए और परावर्तन कोण देखा जाए तो दोनों हमेशा कैसे होंगे? बराबर होंगे। दिया गया है कि आपतित किरण, अगर यह आपतित किरण हो, आपतित मतलब गिरने वाली, किस पर गिर रही है? इस पृष्ठ पर। यह आपतन बिंदु, वह बिंदु, देखिए बहुत सारे करोड़ों बिंदु हो सकते हैं यहाँ पे, अनलिमिटेड
इनफाइनाइट बिंदु हो सकते हैं। हम उस बिंदु की बात करें जहां पर किरण आपतित हो रही है, तो ये है आपतन बिंदु। आपतित किरण, इस आपतन बिंदु पर जो अभिलंब एक रेखा है, इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है वह क्या होता है? आपतित कोण होता है। और जो परावर्तन किरण है, वह परावर्तित जो किरण है वह अभिलंब के साथ में किस बिंदु पर? आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है वह है परावर्तन का कोण। तो परावर्तन का पहला नियम कहता था कि आपतन का कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो दूसरा नियम है, जो परावर्तन का नियम है, वो कहता है कि आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं। क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये हमारा परावर्तन था और परावर्तन के दो नियम थे। इसके बाद हमने कहा कि परावर्तन के साथ अवशोषण होता है। अवशोषण इज आउट ऑफ आवर रेंज, हम इसको नहीं पढ़ते हैं, बड़े सूक्ष्म रूप में कृष्णिका के रूप में हम 11वीं क्लास में पढ़ाते हैं। अभी पारगमन जो है, पारगमन हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपवर्तन के रूप में। जब कोई किरण किसी एक माध्यम से आती हुई किसी अन्य माध्यम में पारगमित होती है तो उसके साथ क्या घटना घट सकती है, यही आज का हमारा इंट्रोडक्शन है। मान लीजिए कोई अंतरा पृष्ठ है, यहाँ पर माध्यम 1 है, यहाँ पर माध्यम 2 है, और अंतरा पृष्ठ एक ऐसी पृष्ठ है जो दोनों माध्यम के लिए उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसको इस माध्यम से सेपरेट करती है, इसीलिए यहाँ पर ये माध्यम भी पहुँचता है और ये माध्यम भी पहुँचता है। जब भी प्रकाश की किरण अंतरा पृष्ठ पर किसी बिंदु पर आपतित होगी तो उसके साथ 3 घटनाएं घटेंगी, लेकिन हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? जब प्रकाश दूसरे माध्यम में पारगमित होगा। प्रकाश जिस बिंदु पर गिरा उस पर आप जानते हैं हम एक अभिलंब खींचते हैं। यह अभिलंब किरण नहीं होती है, यह एक रेखा है, ज्यामितीय रेखा है, जिसको हमने अध्ययन के लिए बनाया है। जब ये यहाँ से दूसरे माध्यम में पारगमित होती है, ट्रांसमिट होती है, तो क्या हो सकता है? माध्यम पहले से बदल गया है। सही है, ये जो किरण आ रही थी, जिस माध्यम से आ रही थी, मजे में आ रही थी, सडनली उसने देखा ओफो ये तो चेंज हो गया, अब क्या करूँ? तो इसके ये अगर वेग v1 से आ रही थी तो इसके वेग में क्या होता है? दूसरे माध्यम में जाते ही उसकी प्रकाशिक घनत्व के आधार पर, माध्यम प्रकाशिक रूप से कितना घनत्व है, क्या इस माध्यम 2 का प्रकाशिक घनत्व माध्यम 1 से ज़्यादा है? अगर ज़्यादा प्रकाशिक घनत्व होता है, प्रकाश के लिए वो घनत्व अधिक है, तो क्या करता है? उसका वेग जितना भी था पहले से कम हो जाता है, और कम होने की वजह से वो क्या करता है? अपने पथ से विचलित हो जाता है और किधर आ जाता है? इस अभिलंब की तरफ आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये माध्यम 2 जो होता उसका प्रकाशिक घनत्व माध्यम 1 से कम होता तो जितने भी वेग से प्रकाश आ रहा था उसको और हल्का हल्का माध्यम मिलता, तो वो क्या करता? उसमें और तेज उसका वेग बढ़ जाता और इस प्रकार से वह किसी अन्य पथ पर जा सकता था जो कि अभिलंब से दूर हटते हुए होता। जब ये अभिलंब की तरफ झुकता है तो कब झुकता है? जब माध्यम जो 2 है वह पहले की तुलना में सघन होता, और अगर यह अभिलंब से दूर जाता तो क्या होता? ये तब होता जब माध्यम 2 माध्यम 1 से कैसा था? विरल होता। ठीक है, लेकिन अगर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और कैसे हो रही है? तिर्यक हो रही है, तो टेढ़ा हो रहा है, ऑब्लिकली हो रहा है, अभिलंब के अनुदिश नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है? किसी कोण पर हो रहा है अभिलंब से। तो इसके माध्यम 1 और माध्यम 2 के एक दूसरे से भिन्न होने पर पक्का होता कि या तो ये अभिलंब के दूर चली जाती या ये अभिलंब के पास आ जाती। कारण क्या था कि इस माध्यम से इस माध्यम में आने पर प्रकाश का वेग बदल गया। मान लीजिए कि आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, नदी के अंदर घुसना चाह रहे हैं। नदी में आप अगर छोटे बच्चे हों और आपके आसपास कहीं पे नदी रही हो और आप वहाँ तक गए हों, या आपको कभी स्विमिंग पूल का अनुभव हो,
तो आप जानते हैं कि जब हम दौड़ते हुए जाएं नॉर्मली हवा से, और जैसे ही पानी में घुसते हैं तो हमारा वेग क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, और बहुत कम होते ही हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, और हम अपने बैलेंस को साधने के लिए जो भी करते हैं उसके बाद हमारी दिशा बदल जाती है। तो अगर आप प्रकाश की किरण के कण को अपने ही समान समझ लें और समझिए कि वो दौड़ता हुआ जा रहा है, और जैसे ही प्रकाश के बाद एकदम उसको पानी दिखता है तो क्या होता है, घनत्व उसका प्रकाश के लिए ज़्यादा है, और प्रकाश के लिए घनत्व ज़्यादा होते ही प्रकाश का वेग बदल जाता है, कम हो जाता है। अगर वह पानी से वायु में जाता तो पानी से जा रहा था, बेचारा बड़ा स्ट्रगल करता हुआ जा रहा था धीरे 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 धीरे, और जैसे उसको वायु मिली तो उसने जितनी ताकत लगा रखी थी उसमें से पानी में से निकलने के लिए, अचानक से जब वायु आ गई तो उसका जो उसका प्रवाह था उसका वेग क्या हुआ, बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेग में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश के, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, कॉन्सेप्ट ये है अपवर्तन का, कि जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जिनकी प्रकाशिक सघनताएं अलग अलग हैं, प्रकाशिक घनत्व अलग अलग है, जब प्रकाश ऐसे दो माध्यमों में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग परिवर्तन के कारण यदि वह सघनतर माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की तरफ झुकता है, और अगर वह विरलतर माध्यम में जा रहा है तो वह क्या करता है, अभिलंब से दूर हो जाता है। और इस वजह से हम कहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हो गया है। जब भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी अन्य प्रकाशिक घनत्व वाले माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन के कारण उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, और इस पथ में आए विचलन को ही हम अपवर्तन कहते हैं। सभी कोण जो हैं अभिलंब से नापे जाते हैं, जो कि आपतन बिंदु पर खींची जाती है, इस पृष्ठ के लंबवत होती है जो कि आपतन पृष्ठ है। यहाँ पर हम आपतित किरण, ये है आपतित किरण है ये, अगर मैं इसको कहूँ ए बी तो ए बी आपतित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वह आई है, इसको मैं एन कहूँ, इस पॉइंट को एन डैश कहूँ, तो यहाँ पर एंगल ए बी एन जो है वह आपतन का कोण है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं सघनतर माध्यम की, तो यहाँ पर सघनतर माध्यम में जो परावर्तित किरण है, अगर हम इसको कहें सी, तो बी सी जो किरण है वह अभिलंब के साथ कोण बना रही है आर, तो ये आर क्या है यहाँ पर, अपवर्तन का कोण। और अगर ये माध्यम जो 2 है वो विरलतर हो तो यहाँ पर जो कोण अभिलंब के साथ बनेगा, मान लीजिए आर डैश क्या है, अपवर्तन का कोण है। तो सिंपल चीज़, जब भी प्रकाश किसी भिन्न प्रकाशिक घनत्व वाले माध्यम में पारगमित होता है तो उसका वेग में परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, और इस पथ में विचलन को हम अपवर्तन कहते हैं। अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है वह कोण आपतन कोण, और अभिलंब से अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है वह अपवर्तन कोण कहलाता है। यहाँ पर अगर हम देखें, इसको सी कह दें, इसको सी डैश कह दें, तो विरलतर माध्यम के लिए सी डैश बी एन डैश आर डैश क्या है, अपवर्तन का कोण, और सघनतर माध्यम के लिए एंगल सी बी एन डैश क्या है, अपवर्तन का कोण है। अपवर्तन के लिए यहाँ पर हमने देखा है दो अलग अलग प्रकाशिक सघनताओं के लिए क्या होगा, हमने रीजन भी देखा है। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या लगी, वेग में परिवर्तन के कारण, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन के कारण क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। दूसरी चीज, सघन माध्यम में प्रकाश किरण जो है वो क्या करती है, अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, अतः एंगल आर जो होगा वह एंगल आई से कैसा होगा, कम होगा। तीसरी चीज, विरल माध्यम हो पहले की तुलना में, अगर दूसरा माध्यम विरल हो तो क्या होगा, किरण जो है अभिलंब के किधर झुकेगी, दूर, अभिलंब से दूर हटती है।
दूर हटती है तो क्या होगा, जो एंगल आर डैश हमने दिखाया है वह एंगल आई से बड़ा होगा। सही है। अब अपवर्तन के भी दो नियम हैं। तो पहला नियम हम कहते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। क्या है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब कहाँ पर? आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान देंगे। जैसे जैसे आप एंगल आई बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपने आपतन का कोण बढ़ाया, आपतन का कोण कहाँ से नापा जा रहा है? अभिलंब से। और अभिलंब से जैसे जैसे आप आई बढ़ाएंगे वैसे वैसे, चाहे सघन माध्यम हो चाहे विरल माध्यम हो, मैंने यहाँ पर दोनों एक ही बार में दर्शाने की कोशिश की है ताकि आप तुलना कर सकें। लेकिन अगर सघन माध्यम है तो भी जैसे जैसे आप आई बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस आर में भी थोड़ा थोड़ा बढ़त आती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने आपतन कोण बढ़ाया, आपका जो अपवर्तन कोण है वो भी बढ़ता है। और इस आधार पर हम दूसरा नियम कहते हैं कि अगर आप आपतित कोण की ज्या लें, ज्या क्या होती है? साइन, साइन रेशियो जो कहलाता है उसे हिंदी में ज्या कहते हैं शुद्ध में। और अगर आप अपवर्तित कोण की ज्या लें, साइन आर, तो ये कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। अगर आप एंगल आई बढ़ाएंगे तो साइन आई बढ़ेगा, अगर आप साइन एंगल आर आई के साथ में एंगल आर बढ़ेगा तो साइन आर भी बढ़ेगा। साइन आई जो है साइन आर के प्रोपोर्शनल है। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं एक कांस्टेंट साथ में लगाया जाता है और इस प्रकार से आपको एक इक्वेशन मिलती है। क्या? साइन आई बटे साइन आर कितना होना चाहिए? नियतांक होना चाहिए। कब नियतांक होगा? ये जब आप माध्यम और 1 और माध्यम 2 फिक्स कर देंगे और जो आप प्रकाश यहाँ पे गिरा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका तरंग दैर्ध्य आप फिक्स कर देंगे। ठीक है, तब जाकर के क्या होगा, आपका जो ये रेशो है किसका? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशो है, अनुपात है, वह कांस्टेंट आएगा। जबकि आप इन दोनों माध्यम को जो भी लें इनका जोड़ा, उस जोड़े को फिक्स कर दें कि हमारा पहला माध्यम तो वायु है और दूसरा कांच है। ठीक है, या फिर हमारा पहला माध्यम वायु है, दूसरा पानी है। तो इस प्रकार से जब हम किसी एक दिए गए जोड़े के लिए एक दी गई तरंग दैर्ध्य का इस्तेमाल करते हैं तब साइन आई बटा साइन आर का अनुपात हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। चाहे आप इसको बढ़ाइए, चाहे आप इसको कैसा भी वैल्यू रखिए, लेकिन ये हमेशा कैसा आएगा? कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये बाद में स्नेल नामक वैज्ञानिक ने, क्या नाम था? स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि जो साइन आई बटा साइन आर है ये कांस्टेंट तो है, लेकिन इस कांस्टेंट को हम क्या कह सकते हैं? इस कांस्टेंट को हम कह सकते हैं माध्यम 2 का प्रकाशिक घनत्व किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष। इसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष। और इसको किस प्रकार से लिखते हैं? n/1। कुछ बुक्स में इसको म्यू से भी प्रदर्शित किया गया है। माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहा जाता है? स्नेल ने कहा कि अपवर्तनांक होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो अपवर्तनांक है, इसीलिए इस नियम को स्नेल के नियम से जाना जाता है, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब आप समझिएगा, क्योंकि हमने पहले बताया, सबसे पहला रीजन बताया कि आप अगर देखें तो वेग में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। तो प्राइमरीली जो ये सूत्र है साइन आई बटा साइन आर का, उसका जो मान आता है वो किसके बराबर आता है? ये वेग का अनुपात करता है v1 बटा v2। और बाद में हमने इस अनुपात को क्या कहा कि ये माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपने क्लास 11th में जब तरंग पढ़ी थी, पिछले साल तो कोरोना नहीं था, सभी ने पढ़ा होगा कि जो वेग होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी गुणा तरंग दैर्ध्य। फ्रीक्वेंसी को अगर मैं न्यू से कहूँ, तरंग दैर्ध्य को मैं लेमडा से कहूँ तो ये λ1, और अगर मैं इसको कहूँ यहाँ पर λ2 और फ्रीक्वेंसी न्यू। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जब अपवर्तन होता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। क्या बदल जाता है? तरंग दैर्ध्य परिवर्तित
हो जाता है। तो यहाँ पर आपको साइन आई बटा साइन आर के अपवर्तन के लिए 3 सूत्र मिल रहे हैं। पहला वेगों का अनुपात, किसमें? माध्यम 1 से माध्यम 2 की तुलना करी हमने। तरंग दैर्ध्यों के रूप में भी हमें सूत्र ऐसा ही मिला, पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य, दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य का अनुपात ले लिया और इनको हमने किसके बराबर बताया? अपवर्तनांक। किसका? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसको हमने कैसे लिखा? इसको हमने लिखा इज इक्वल टू n/1। ठीक है, तो ये अपवर्तन होता है, अपवर्तनांक, स्नेल का नियम, जो हम हमेशा आगे जाकर के यूज़ करेंगे, जो हम लेंस से अपवर्तन पढ़ेंगे। हर पॉइंट पर, हर सरफेस पर हम स्नेल का नियम लगाएंगे, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सघन माध्यम विरल से यदि हम सघन माध्यम में जा रहे हों, फर्स्ट पॉइंट, तो साइन आई जो होगा, ठीक है, वह कैसा होगा? विरल से सघन जा रहे हैं तो आपका आर जो है तुलना में कम होगा, तो साइन आई जो है वह क्या होगा? साइन आर से बड़ा होगा। और साइन आई बटा साइन आर भी 1 से बड़ा होगा। और ऐसे में क्या होगा? n/1 भी 1 से बड़ा होगा। तो अपवर्तनांक माध्यम 2 का 1 से ज़्यादा होगा यदि माध्यम कैसा है? सघन है। ये सघन माध्यम के लिए, ठीक है, 2 सघन माध्यम और 1 विरल। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, बी केस अगर हम कहें या सेकंड पॉइंट हम कहें, आप विरल माध्यम से आप सघन माध्यम से विरल में जा रहे हो, तो क्या होगा? तो होगा ये कि साइन आई जो है, आपतन कोण जो है, वह अपवर्तन कोण से छोटा होगा, पक्का छोटा होगा। सघन माध्यम से जा रहे हैं, विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हटेगी और साइन आई कैसा हो जाएगा? साइन आर से छोटा हो जाएगा। तो तुलना हम जो कर रहे थे साइन आई बटा साइन आर की, वह भी 1 से छोटा हो जाएगा और इसीलिए n/1 भी 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका दूसरा माध्यम विरल होगा और पहला माध्यम सघनतर होगा तो क्या होगा? आपको जो भी अपवर्तनांक मिलेगा वह कैसा होगा? 1 से कम होगा। आप देख रहे हैं कि जो अपवर्तनांक है वह कैसा है? अनुपात है। किनका? दूसरे माध्यम और पहले माध्यम का अनुपात है। इसलिए हमेशा क्या कहा जाता है कि अपवर्तनांक कैसी राशि है? आपेक्षिक राशि है। अपवर्तनांक कैसा होता है? आपेक्षिक या सापेक्ष होता है। ठीक है, अगर ये किन्हीं ऐसे 2 माध्यम के लिए दिया गया है जो कि वायु नहीं है, अगर आपके पास माध्यम 1 और 2 में से कोई भी वायु नहीं हो या निर्वात नहीं है, तो हम क्या कह देते हैं कि भाई ये अपवर्तनांक जो है वह किसका है? आपेक्षिक कहलाएगा। लेकिन अगर प्रथम जो माध्यम है वह क्या हो? वायु हो, तो साइन आई बटा साइन आर किसके बराबर होगा? देखिए, पहले माध्यम में वेग c, दूसरे माध्यम का वेग v, और इसको हम कहेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक। यहाँ पर हम इसको बोलते हैं, इसका अपवर्तनांक बोलते हैं 1 है। तो ये आपका जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, आपकी बुक में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करके देखिए और बताइए कि कैसा लगा लेक्चर। पढ़ते जाइए। हमने आज पढ़ा प्रकाश का अपवर्तनांक, हमने पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, वेग में परिवर्तन के कारण होता है। हमने ये देखा कि अगर प्रकाश जो है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा और इसीलिए साइन आई जो होगा वह साइन आर से छोटा होगा और इस बार आपका जो अपवर्तनांक आएगा वह 1 से कम आएगा। लेकिन अगर वह 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई थी। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ अनुपात देखे, हमने नियम देखे अपवर्तन के। जो पहला नियम कहता है कि आपतन किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम हमने देखा कि जो आपतन कोण की ज्या है वह अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है। समानुपात से हम एक
रेशो पे पहुंचते हैं। नियतांक जो हम कहते हैं वह वेगों की तुलना होती है, और उसको स्नेल ने हमें कहा कि यह जो वेगों की तुलना है इसे अपवर्तनांक कहा जा सकता है, जो कि माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष दिया जाता है। यह सापेक्षिक ही कहलाएगा, आपेक्षिक ही कहलाएगा यदि दोनों माध्यमों में से कोई भी वायु नहीं हो। लेकिन अगर पहला माध्यम वायु है तो हम इसको माध्यम जो दूसरा माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। आप देख सकते हैं चूंकि अपवर्तनांक दी गई समान राशियों का ही अनुपात है, इसलिए यह विमाहीन भी होता है, यह मात्रकहीन भी होता है। तो अपवर्तनांक के बाद हम अपने अगले इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए।